हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था जो है उसके विषय में हम लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे। और इसी क्रम में हम लोग जाने थे आपका मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में जाने थे, मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था के विषय में। और आज एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था के विषय में और हम लोग जानेंगे, और वो है आपका मांझी परगणितीय शासन व्यवस्था, जो झारखंड की एक प्रमुख जनजाति, यानी कि कहा जाए तो झारखंड की जनजातियों की संख्या में अगर यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी जनजाति की संख्या आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास में बने रहिए और मेरे सभी जो अभी क्या बोलते हैं बताएंगे उस चीज़ को आप कॉपी पेन ले करके नोट करते रहेंगे। आज समय नहीं गंवाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक इस मांझी परगणित जनजातीय शासन व्यवस्था में मुझे जानना है और पढ़ना है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर यदि देखा जाए तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड से संबंधित जितने भी तरह के आपके एग्जाम्स होते हैं, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या तो जेपीएससी हो, ये एग्जाम में जिनका मैं नाम लिया, इस सारे एग्जाम्स में ये जनजातीय शासन व्यवस्था आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। इसको पढ़े बिना आप मतलब कि समझिए कि झारखंड जीके को कंप्लीट पूर्णतः रूप से नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज चलते हैं हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था में। और जनजातीय शासन व्यवस्था में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मांझी परगणितीय शासन व्यवस्था। मांझी परगणित शासन व्यवस्था, मांझी परगणित शासन व्यवस्था आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं मांझी परगणित जो यहाँ पर लिखा है, ये मांझी परगणित का मतलब मांझी का मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए। क्योंकि आप सभी जब झारखंड की सभी जनजातियों का विश्लेषण आप करेंगे, सभी जनजातियों को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये मांझी आपको नहीं देखने को वहां पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हम लोग मुंडा जनजाति के विषय में पढ़ रहे थे तो मुंडा शासन व्यवस्था आपको समझ में आया, पर वहां पर जब हम इनकी जाति के विषय में देखेंगे तो ये मांझी परगणित जो शासन व्यवस्था है वो है आपका संथाल समुदाय से संबंधित, संथाल जनजाति से संबंधित है, जो कि झारखंड का ये जनजातीय दृष्टिकोण से ये सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि झारखंड की जितने भी जनजाति हैं अधिकांश संख्या में यही लोग हैं, ठीक है, संथाल समुदाय। और उसी की शासन व्यवस्था के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जानिए कि यह जो है संथाल समुदाय जो है, संथाल समुदाय का मुख्य निवास स्थान, इसका मुख्य निवास स्थान अगर यदि पहले अगर अभी वर्तमान स्थिति में अगर यदि देखा जाए तो संथाल का सबसे प्रमुख स्थान जो है जहां पर इनकी बहुतायत है, मतलब कि बहुत अधिक संख्या में पाई जाए, जहां इनका बसाव काफी संख्या में रहते हैं, तो इनका मुख्य क्षेत्र, मुख्य निवास स्थान क्षेत्र जो है आपका संथाल परगना। मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि संथाल परगना जो है वो संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिला हैं? तो 6 जिला हैं। कौन कौन सा? एक जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। इन्हीं 6 जिलों को मिला करके क्या हुआ था? संथाल परगना बना हुआ है, ठीक है। तो यही इनका मुख्य रूप से निवास स्थान है। तो उन्हीं के परंपरागत जो जातीय शासन व्यवस्था चलती थी उन्हीं के विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले जानेंगे कि इनका जो संथाल परगना आने से पहले ये संथाल कहाँ के निवासी थे, कहाँ से ये लोग कुछ किए थे, कहाँ से ये आए थे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो संथाल जनजाति जो है, ये संथाल जनजाति आपका वेस्ट बंगाल से आई हुई है। कहाँ से आई हुई है? वेस्ट बंगाल से आई हुई है, या उसी रास्ते, क्योंकि ये संथाल परगना और आपका बंगाल वो नजदीक नजदीक है और उसी रास्ते से इनका वहां पर ये प्रवेश हुआ है, या तो फिर उनको ला करके बसाया गया था। तो
संथाल जनजाति जो है उनको वेस्ट बंगाल में एक विशेष नाम से पुकारा जाता था। ये क्या पुकारा जाता था भाई, इसको भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि ये चीज़, जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज़ दिया रहेगा और बोला जाता है कि ये जो है, या तो फिर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये संथाल जनजाति को किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में जो इसका जो जिस नाम से पुकारा जाता था वो है क्या, सांवतार। ठीक है, इस नाम से जो है पुकारा जाता था वहां पर वेस्ट बंगाल में, इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सांवतार के नाम से ये जाना जाता था। तो उसके बाद में धीरे धीरे इनका ये प्रवेश जो है संथाल परगना की ओर होता है। चूंकि संथाल परगना में पहले से ही वहां पर एक क्या बोलते हैं, एक और जनजाति जो सशक्त जनजाति, इससे भी अधिक सशक्त जनजाति जो वहां पर रहती थी, उसकी अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था था, और वो था आपका आपका क्या बोलते हैं, ये पहाड़िया जनजाति। ठीक है, कौन सा जनजाति वहां निवास करती थी, इसके पहले संथाल लोग का उस क्षेत्र में, संथाल परगना में आने से पहले जो है पहाड़िया लोगों का वहां पर दबदबा था, जिसको वो जो पहाड़िया जनजाति है वो दो भागों में विभक्त था, एक सोरिया पहाड़िया और एक माल पहाड़िया जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो संथाल परगना मुख्य रूप से अगर यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका वहां पर पहाड़िया लोगों का निवास स्थान था, और उसी क्षेत्र में ये संथाल जनजाति का आगमन होता है। ठीक है, उसके बाद में 1765 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में जो ये जो है अंग्रेज जब उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, चूंकि आपको मैं बताया कि पहले से वहां पर पहाड़िया जनजातीय लोगों का, पहाड़िया जनजाति का दबदबा था उस क्षेत्र में, और उनकी परंपरागत शासन व्यवस्था चलती थी। ठीक है, तो ये पहले से एकजुट थे वहां के जनजाति, तो मतलब कि अंग्रेजों की अधीनता जो है स्वीकार, मतलब कि इन्होंने सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग जो है इसकी अधीनता स्वीकार करने से नाकार कर दिया। किसकी अधीनता की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की अधीनता इन्होंने स्वीकार करना नहीं चाहा। ठीक है, कि हम आपके अधीन नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वहां पर आ गया आपका संथाल जनजाति। तो सभी समुदाय के लोग जो है, सभी आपका पहाड़िया जनजाति हो गया और आपका संथाल जनजाति, दोनों मिलकर के क्या हो गया, और सशक्त हो गया और मजबूत हो गया। अब जो है अंग्रेजों को इसको वहां उस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, काफी संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, अंततः इन्होंने नहीं माना। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री अगर यदि पढ़े हैं या तो पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से पढ़ रहे होंगे, तो अंग्रेजों की नीति रहा है, उसके खून में यह नीति रहा है कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने ये समझा कि अब इसको हमको फोड़ना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या करता है अंग्रेजों ने, कि एक आपका जो संथाल परगना का एरिया जो है आपका, ये जो 1765 यहां पर लिख देते हैं, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है उस क्षेत्र में, अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, किसका प्रवेश हो जा रहा है, अंग्रेजों का प्रवेश आपका 1765 में हो जाता है। तब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने आकर के यहां पर फूट डालो और शासन करो। ठीक है, फूट डालो और शासन करो, इसका तो यही नीति था। हर जगह जहां पर इन्होंने मतलब कि लोगों को विघटित करने के लिए, लोगों को अलग थलग करने के लिए हमेशा इनका नीति रहा है फूट डालो शासन करो। तो इन्होंने जो है यही काम किया। यहां पर क्या किया, संथाल परगना एरिया में आकर के क्या किया, ये 1800, मैं ये बात बता रहा हूं 1832 और 33 का बात मैं बता रहा हूं। कब का बात बता रहा हूं, 1832-33 का बात। इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में एक 1338, ठीक है, 1338 वर्ग मील, 1338 वर्ग मील इस एरिया को जो है क्या किया, ये सीमांकन कर दिया, मतलब उसको ये कर दिया, सीमा बना दिया उसको। कितना एरिया को, 1338 एरिया को। ठीक है, 1338 वर्ग मील एरिया को क्या करता है,
घेर देता है और इस एरिया का नाम देता है आपका दामिने कोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। इस एरिया का इन्होंने क्या नाम देता है? दामिने कोह। 1832-33 का बात बता रहा हूं। 1338 ईस्वी में 1338 वर्ग मील में इस सीमांकन किया जाता है संथाल परगना एरिया को, जिसका नाम इन्होंने क्या देता है आपका? दामिने कोह, ठीक है। और दामिने कोह को सीमांकन करके क्या करता है? ये सोरिया पहाड़ी को जो है पहाड़ियों के लिए, जो पहाड़िया जनजाति वहां पर था, उस पहाड़िया जनजाति को इन्होंने सुपुर्द कर देता है। बोला कि ये आपका एरिया है। और बाकी जो इसके गोद में बसा हुआ जो एरिया है उसको क्या करता है? संथाल जनजाति के लोगों को दे देता है। मतलब कि एक तरह से समझिए कि वो बंटवारा कर देता है, ठीक है, कि आपका ये एरिया हो गया और आपका ये एरिया हो गया। इससे क्या होता है कि वहां पर जो दोनों जनजाति जो ये एक सशक्त रूप में उभरी हुई थी, दोनों में आपस में क्या होता है? फूट हो जाता है और दोनों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठती है, ठीक है। वो कहता है हमको यहाँ रहना चाहिए, वो कहता है हमको यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि अंग्रेजों ने फोड़ने का काम किया था वहां के जनजातियों को, ठीक है। तो ये तो रहा ये इनका आने का। ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामिने कोह क्या है, ठीक है, दामिने कोह क्या है पूछा जाएगा। तो आपको क्या है? 1338 वर्ग मील। या तो फिर पूछेगा दामिने कोह की एरिया क्या थी, कितनी थी? तो 1338 वर्ग मील। दामिने कोह कब का सीमांकन किया गया था? तो 1832-33 में किया गया था। किसके लिए किया गया था? सोरिया ये सोरिया बोलते पहाड़िया के लिए किया गया था, ठीक है। अब हम लोग चूंकि हम लोग को पढ़ना है इनकी शासन व्यवस्था के विषय में। किसके विषय में हमको जानकारी लेना है? शासन व्यवस्था के विषय में, इनका इतिहास के विषय में। अब हम मतलब कि अभी तक मैंने आपको बताया ये कहां से आए, कैसे पनपे, ठीक है। अब इनकी हम शासन व्यवस्था के विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इतना अब हम लोग मिटा दे रहे हैं। अच्छा, ये जो है संथाल समुदाय जब वहां पर बसा रहा तो निश्चित रूप से विभिन्न मतलब कि अलग अलग जगह पर अपना अपना गांव बना करके रहे होंगे, ठीक है। तो इनके गांव के प्रमुख जो है, गांव के प्रमुख, ठीक है, यानी कि मुख्य गांव के प्रमुख, ये गांव के प्रमुख को क्या बोलते थे? मांझी हड़म। क्या बोलते थे? मांझी बोलते थे, या तो फिर कहीं कहीं पर आपको लिखा रहेगा आपको मांझी हड़म। मांझी हड़म समझ में आ रहा है? ये गांव के प्रमुख, मतलब एक गांव का प्रमुख का मैं बात कर रहा हूं। ये गांव के प्रमुख को मांझी या तो फिर मांझी हड़म के नाम से इसको जाना जाता था। ये जो गांव से, इसका काम क्या था? मांझी हड़ाम का काम क्या था? जैसे जमीन का बंटवारा हुआ, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, आपसी विवाद हुआ, मतलब कि आपका हत्या जैसे कांड को छोड़ करके सभी कांड जो है, सभी कांड का ये निपटारा जो है अपने परंपरागत शासन व्यवस्था में ही ये लोग करते थे, ठीक है। जिनके प्रमुख गांव का मैं बात कर रहा हूं, गांव के प्रमुख ही करते थे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इनका सहयोगी कौन होता था, ठीक है। गांव के प्रमुख करते थे। अब जो ये मांझी है, मांझी हड़ाम, इस मांझी हड़ाम का एक क्या होता था आपका? गोड़ायत होता था। गोड़ायत, रुकिए 1 मिनट। गोड़ायत, ठीक है। ये गोड़ायत कौन था भाई? ये जो है इस शासन व्यवस्था में गोड़ायत का क्या काम था? तो ये गोड़ायत जो है एक प्रकार के संदेशवाहक था, ठीक है। मांझी जैसे कोई दिशा निर्देश अगर यदि अपने माध्यम से निकालता था कि इसको आप मतलब कि संप्रेषित कर दीजिए मेरे क्या बोलते हैं, मेरे ये निर्णय को, मेरे बातों को संप्रेषित लोगों तक पहुंचा दीजिए, तो उसका यही काम करता था, जिसका नाम था आपका गोड़ायत।
क्या किस नाम से जाना जाता था? वो घोड़ायत के नाम से जाना जाता था। ये मांझी का सहयोगी था। ये जो है, जैसे मान के चलिए हमको समाज में, गांव का समाज में हमको कोई मीटिंग बुलानी है, तो यही घोड़ायत के द्वारा पूरे मतलब गांव में जो है संदेश पहुंचवा देता था कि आज मांझी के द्वारा या मांझी हराम के द्वारा एक बैठक रखी गई है जहां पर आपको जाना है, अटेंड करना है, या तो मांझी हराम के द्वारा ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो ये घोड़ायत का मतलब समझ गए, एक प्रकार से क्या हुआ, संदेशवाहक हो गया। ठीक है, क्या था ये? संदेशवाहक था। ठीक, अब जो है यहां पर हम लोग ये जान गए मांझी हराम और संदेशवाहक। अच्छा, एक चीज और आपको जानना है, इसके बाद क्या जानना है आपको, ये भगदो परजा। ठीक है, भगदो परजा, ये भगदो परजा क्या होता है? तो भगदो परजा जो होता है कि गांव के बुजुर्ग आदमी, जो कि मतलब कि विशिष्ट आदमी होते हैं ना गांव में, तो वैसे ही मतलब कि गांव में आपका बुजुर्ग आदमी होता था जो मीटिंग में मांझी के साथ सम्मिलित होता था, और क्या डिसीजन करना है, नहीं डिसीजन करना है, उसी चीज को मतलब कि इन लोग ये मिलजुल करके डिसीजन देता था। तो यानी कि भगदो परजा वही कहलाता था। ठीक है, गांव के बुजुर्ग लोग जो अपना मांझी हराम के साथ मिलकर के डिसीजन लेता देता था। ठीक है, जो मीटिंग में शामिल होता था बुजुर्ग लोग। ठीक है, उसी को कहा इन्होंने भगदो परजा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, एक से एक और आपको मतलब कि पॉइंट में इस मांझी परगना के विषय में बताता हूं। ठीक, अब आगे जो है भगदो परजा के बाद में और एक क्या है, नायके। एक है नायके। ये नायके का क्या काम है इसमें? ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, और मांझी परगना शासन व्यवस्था में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये नायके की भूमिका को आपको जानना है। ये नायके कौन होता था, नायके का क्या काम होता था? तो चूंकि सभी शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में कहिए, चाहे तो उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था में कहिए, या तो फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था के ये में कहिए, आपका सभी में अलग अलग सभी की भूमिका होती थी। तो नायके जो है इस मांझी परगणित शासन व्यवस्था में नायके की भूमिका होती थी पूजा पाठ करना। ठीक है, क्या करना होता था? पूजा पाठ करना। ठीक है, गांव में, ग्राम देवता में पूजा पाठ इन्हीं के द्वारा किया जाता था। या तो फिर ये जो मांझी है ना, मांझी का सहयोगी भी एक प्रकार से था आपका नायके। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य काम जो था ये पूजा पाठ करना ही इसका मुख्य काम था, नायके का काम था। ठीक है, अब इसके आगे एक और एक चीज है आपका प्रमाणिक। एक प्रमाणिक होता था, सभी गांव में क्या होता था, एक प्रमाणिक होता था। और प्रमाणिक का क्या काम होता था? ये इसका सहयोगी था, नायके का सहयोगी। ठीक है, ये जब अनुपस्थित रहते थे, नायके जब अनुपस्थित रहते थे, तो नायके का सारा काम जो है प्रमाणिक के द्वारा निपटारा किया जाता था। तो प्रमाणिक का मतलब जाने, प्रमाणिक जो था वो कौन था? आपका नायके का सहयोगी। भगदो परजा के विषय में जान गए, घोड़ायत के विषय में जान गए, और गांव के प्रमुख को क्या कहा गया आपका? मांझी या तो मांझी हराम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, अच्छा एक होता है आपका जोग मांझी। ठीक है, इस ऊपर वाला को मैं मिटा देता हूं। एक व्यक्ति, एक प्रमुख व्यक्ति और होता था आपका जोग मांझी। ठीक है, जोग मांझी। अच्छा, ये जो है जोग मांझी कौन था, इसका क्या काम था? तो ये जोग मांझी का जो विवाह संबंधी जितने भी तरह के काम होते थे उस गांव में, ठीक है, वो मांझी हराम जो है जोग मांझी के द्वारा क्या बोलते थे, उस डिसीजन को मांझी हराम से अपना राय मशविरा करके क्या करते थे, उस डिसीजन को करते थे, फाइनल करते थे। ठीक है, तो यही है आपका जोग मांझी। यानी ये क्या करते थे, विवाह संबंधी, ठीक है, विवाह संबंधी कार्य प्रमुख लिख दीजिए यहां। ठीक है, कार्य प्रमुख, यानी इस संबंधित जो है ये जोग मांझी के द्वारा देखा जाता था। ठीक है, अब इसके बाद और एक चीज हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया आपका गांव तक सीमित हम लोग हो गए। गांव की जो ये जनजातीय शासन व्यवस्था था वो मांझी परगणित का, वो अब हम लोग देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इसके आगे हम लोग जाएंगे गांव का, अभी गांव से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जब और 5 से 8
ठीक है। 5 से 8 गांव मिल करके क्या होता था, 5 से 8 गांव मिल करके क्या एक देश मांझी की नियुक्ति होती थी। कौन सी? देश मांझी की नियुक्ति होती थी। इसको अच्छा, देश मांझी को मोड़े मांझी भी बोलते थे। ठीक है, कौन मांझी बोलते हैं? मोड़े मांझी। ठीक है, चाहे देश मांझी बोलिए, ये क्या या तो फिर मोड़े मांझी। ये होता क्या है, संथाल जनजाति में ये 5 से 8 गांव का मालिक होता है, यानी कि फैसला सुनाता है। मालिक क्या कहें, फैसला सुनाता है। लेकिन अभी के शासन व्यवस्था, जो वर्तमान जो शासन व्यवस्था जो सरकारी तंत्र आया, इससे इनकी जो परंपरागत यानी प्रथागत शासन व्यवस्था था उसमें थोड़ा सा कमजोर हुआ है जरूर, लेकिन आज भी आपको कहीं ना कहीं यह शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, तो 5 से 8 गांव मिल करके किसकी नियुक्ति होती थी? देश मांझी की नियुक्ति होती थी। उसके बाद में 15 से 20 गांव, ठीक है, जब 15 से 20 गांव जब मिल जाते थे तो 15 से 20 गांव का हेड जो होता था यही कहलाता था आपका परगणित। क्या कहलाता था? आपका परगणित कहलाता था। इसके प्रमुख यानी 15 से 20 गांव जब मिल जाता था तो उसका नाम, उसके प्रमुख को क्या बोला जाता था? परगणित बोला जाता था। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग को इसमें इस जनजातीय शासन व्यवस्था में जानना है, आपका बिटलाहा शब्द को। किस कौन सा शब्द को जानेंगे? बिटलाहा को। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिटलाहा, बिटलाहा क्या होता है? बिटलाहा इनके जनजातीय ये क्या बोलते हैं आपका, ये मांझी परगणित शासन व्यवस्था में सबसे कठोर दंड था। ठीक है, बिटलाहा जो है, बिटलाहा करने का मतलब सबसे कठोर दंड आपको दिया गया। और इस बिटलाहा का मतलब क्या होता है? आपको समाज द्वारा यानी गांव से निष्कासित, समाज से निष्कासित कर देना, यानी गांव और समाज से आपको बाहर निकाल देगा, यानी अलग कर देगा। ठीक है, इसी को कहा गया है आपका बिटलाहा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आपका संथाल समाज, संथाल समाज का सबसे बड़ा सजा, यानी कि इसको कह सकते हैं आप समाज से बहिष्कृत कर देना, समाज से बहिष्कृत कर देना, है ना, बहिष्कृत कर देना। ठीक है, यही इतना ही आपको जितने भी मांझी परगणित शासन व्यवस्था के विषय में जो आपको मैं बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मैं पॉइंट को मैं बताया। जितना आपको जानना था इस शासन व्यवस्था के विषय में सारा चीज आपको डिटेल से बता दिया गया। उम्मीद करता हूं आपको जितने भी चीज आप मैं बताया सारा चीज समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो वीडियो आएगी ये दूसरी जनजातीय शासन व्यवस्था के विषय में हम लोग जानेंगे। और इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बुक देखेंगे, जब आप बुक खोलेंगे, हो सकता है बुक में और कुछ लिखा होगा, लेकिन जितने तरह के मुख्य बिंदु थे वहां से सारे बिंदु को उठा करके आपको मैं बता दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।